क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी चैप्टर के अंदर मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा चैप्टर जिसको हम आज बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत ही कम समय में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट किया है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर ऐसे समझाने वाला हूं, बहुत ही फन वे में, कि आपको जो है ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगी और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट थ्योरीज की। आपको बता दूं कि प्राचीन समय में भी लोग जान गए थे कि सब कुछ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। इसीलिए महर्षि कनाड, जिन्होंने इंडिया में 500 BC में, सोचो 500 BC में उन्होंने बता दिया था, ही प्रपोज्ड दैट द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड परमाणु। यानी कि उन्होंने बोला था कि पार्टिकल का जो छोटा सा छोटा चीज है, इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया था। यहां पे ही नहीं, लेकिन ग्रीक में भी, ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्राइटस और लिसिपस ने भी यही कहा था कि प्रपोज उन्होंने किया था कि द मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। तो महर्षि कणाद ने इसको परमाणु बोला था, ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसको एटम्स बोला था, लेकिन बात आफ्टर ऑल वही थी कि सब जानते थे कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से ये परमाणु या फिर पार्टिकल जो है वो बने हुए हैं। इंडिया में उसको परमाणु बोला गया, वहां पे उसको ग्रीक में उसको एटम बोला गया। हम आज भी वही नाम से जानते हैं ना इनको। तो अभी ये तो पता चल गया कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, जिसे परमाणु या फिर एटम कहते हैं। लेकिन ये एटम कुछ तरह से कंबाइन होकर ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं, राइट। तो ये उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ वे ऑफ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसको डिफाइन किया गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। जिसमें से सबसे पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बताता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब मास मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनका मास जो है वो पहले, यानी कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन सेम होता है। यानी कि मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, मास कभी जनरेट नहीं होता। आपने वो एनर्जी वाला तो पढ़ा ही होगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही ये मास का कंजर्वेशन लॉ है, इसीलिए यहां पे ऐसा बोला जाता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्लस 6 ग्राम एसिटिक एसिड मिलके बनाते हैं 2.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। यानी कि दोनों साइड पे 11.3 ग्राम ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हर जगह पे, हर केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल होता है। द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये लॉ बोलता है कि a given compound always contains the same elements in the same proportion by mass। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि पानी, वाटर जो है वो ऑलवेज हैज हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसमें, और उसका जो मास प्रोपोर्शन होता है 1:8 होता है। यानी कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 8 पार्ट ऑक्सीजन का, ये मिलके ये H2O बनाते हैं। विदर वो पानी आप रिवर से ले लो या फिर टैप से ले लो, नल से ले लो अपने, या फिर पॉन्ड से ले लो, या दुनिया में से कहीं से भी ले लो, आप लैब में खुद वाटर प्रोड्यूस कर लो, फिर भी वो जो प्रोपोर्शन है वो रहेगा बाय मास 1:8 प्रोपोर्शन ही रहेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रोपोर्शन फिक्स होता है, और दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कहीं से भी वो एलिमेंट लेके आओ, ये प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होता। दैट इज सेड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के फॉर्म में भी, और अगर पढ़ाई कर रहे हो आप केमिस्ट्री तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे केमिकल थिंग्स जो है वो डिफाइन होती है। डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इट वाज गिवन इन 1808। उनके जो पोस्टुलेट्स है, यानी कि जो उन्होंने डेरिवेशंस निकाले थे, उन्होंने कुछ पॉइंट में हमको दिए हैं। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो आगे भी हमारे प्राचीन समय में भी डिफाइन किया गया था, जिसको परमाणु बोला गया था, जिसको एटम्स बोला गया था। वही चीज डाल्टन ने भी फाइंड की कि हाँ, हर एक चीज जो है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है और उसको एटम बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है अपन को कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो एटम्स है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो। ओके। और मोर इंपोर्टेंट थिंग डाल्टन ने यहां पे ये बताई कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि एटम्स से छोटा कुछ नहीं है। हालांकि बाद में जो रिसर्चेस हुए उसमें पता चला कि एटम के अंदर भी प्रोटॉन, छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब 1808 में डाल्टन ने थ्योरी दी थी, तब ये चीजों को सच मान लिया गया था कि ये
एटम्स के आगे कुछ नहीं है, एटम को आप तोड़ के अलग चीजें नहीं बना सकते, उसके अंदर और कुछ नहीं है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इट इज इनडिविजिबल। ओके, पॉइंट नंबर 3, atoms of the same element have identical masses and properties। मतलब एक ही एलिमेंट अगर आपने लिया है, सपोज NaCl का एक पत्थर, एक टुकड़ा लिया हुआ है, तो उसमें जितने भी Na होंगे उसका जो मास रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज 23 ग्राम, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये एक Na का सोडियम का एटम है, ये एक सोडियम का एटम है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं होगी, वो सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम रहेगी। पॉइंट नंबर 4, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। जैसे सेम बोला कि सोडियम है तो सोडियम के सारे पार्टिकल्स का मास प्रॉपर्टी सेम है, उसके साथ क्लोरीन ले लिया बाजू में, तो क्लोरीन जो है उसके प्रॉपर्टीज, वो उसके मास जो है वो सेम रहेंगे। और तीसरा लेके आया गोल्ड, तो उसके प्रॉपर्टीज, उसके मास सेम रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर Na और सोडियम के बीच में, सॉरी सोडियम और गोल्ड के बीच में कुछ कॉमन नहीं रहेगा, दिस विल बी टोटली डिफरेंट। ओके, पॉइंट नंबर 5, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जैसे H2O बनाया, तो H2O बनाने के लिए 1 मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 मासेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है अपने को, ठीक है। अभी ये 2:16 हो सकता है, यानी कि 1:80 हुआ, 2:16, तो ये जो है प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहेगा। अगर मैं 1 मास ऑफ हाइड्रोजन और 8 मास ऑफ ऑक्सीजन लेके चलूंगा, देन इट विल मेक वाटर ओनली। अगर ये प्रोपोर्शन को चेंज करता हूं तो वहां पे वाटर नहीं बनेगा, वाटर की जगह पे और कुछ ही बनेगा। दैट वाज द पॉइंट बाय डाल्टन। ओके, एंड द लास्ट पोस्टुलेट उनका कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। तो उनका जो रिलेटिव नंबर जितने भी, सपोज H2O है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मास वाइज बोले तो एक पार्ट मास हाइड्रोजन का और 8 पार्ट मास जो है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव नंबर्स की बात करें H2O, तो 2 जो है वो हाइड्रोजन का ही रहेगा, O के आगे 1 ही रहेगा, एंड दिस वाज सेड बाय डाल्टन। तो ये थी हमारी डाल्टन की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने को एक ही थ्योरी के अंदर समझा दिया, जिससे केमिस्ट्री में काफी सारे आगे रिसर्च किए गए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं एटम एटम एटम, परमाणु परमाणु परमाणु, तो व्हाट इज दिस एटम? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम एक ऐसी चीज है, बहुत ही छोटी चीज, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, वो कहीं पे भी चला जाए। यानी कि सोडियम, अगर सोडियम NaCl सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन भी हो गया, फिर भी वो अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपनी खुद की जो प्रॉपर्टीज है, उसको वो रिटेन करेगा, रखेगा, वो घुमाएगा नहीं। उसकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल रहती है, और उसकी साइज को नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है, जहां पे 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। एक एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन एटम जो है उसकी साइज 10⁻⁻10 मीटर 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि नैनोमीटर से भी कम एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 मीटर को बोला जाता है एंगस्ट्रॉम की साइज का हाइड्रोजन एटम है, जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो अपना जो A4 साइज का व्हाइट कलर का जेरोक्स का पेपर आता है ना, उसकी साइड जो है, साइड यानी कि कॉर्नर अगर साइड में से देखो तो वो साइड बनाने के लिए भी 10⁵ पावर यानी कि 1 लाख से ज्यादा एटम लगते हैं उतनी साइज बनाने के लिए। तो समझो आप एक कॉइन के लिए या फिर लेगो को बनाने के लिए या फिर एक लकड़ी को बनाने के लिए कितने सारे एटम चाहिए होंगे। इट इज दैट टाइनी, बहुत ही छोटा है। तो अभी हमने देखा कि सारे एलिमेंट्स जो है वो एटम्स के बने हुए थे, तो वो जो एटम्स है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है, तो फिर अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग नाम देना भी जरूरी है। इसीलिए IUPAC एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिससे ये सारे एलिमेंट्स जो है उसको नाम दिया जाता है। उसमें कुछ रूल्स हैं, देयर आर 3 बेसिकली रूल्स। द फर्स्ट रूल, 1 और 2 लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश नेम। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंपल H ले लो, खत्म। एल्यूमिनियम है तो A और स्मॉल l, यानी कि पहला लेटर। सेकंड रूल वही है कि अगर 2 लेटर आप ले रहे हो, पहला अगर फर्स्ट लॉ केस कहता है कि आपको 2 लेटर्स या फिर 1 लेटर लेना है। अगर आप 1 लेटर ले रहे हो तो पहला लेटर लेना है, वो भी आप कैपिटल में, दैट्स इट। अगर दूसरा लॉ ऐसा कहता है कि अगर आप 2 लेटर्स लेते हो तो पहला लॉ जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा, यानी कि कैपिटल A स्मॉल है, तो ऐसे एल्यूमिनियम बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हो, कोबाल्ट के लिए आप CO लिख सकते हो। ओके, पॉइंट नंबर 3, सम सिंबल्स कम फ्रॉम लेटिन। मतलब कुछ कुछ सिंबल्स जो है वो लेटिन से आते हैं। अभी लेटिन भाषा अपने को केमिस्ट्री सीखने के लिए एक और भाषा सीखनी पड़ेगी, दैट इज लेटिन, लेकिन हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे सोडियम है तो सोडियम जो है उसको नेट्रियम बोलते हैं लेटिन में, इसीलिए वहां से आ गया आपका Na। वैसे ही आयरन को बोलते हैं फेरम, इसीलिए वहां से आ गया Fe।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम जो है SODIUM, उसका जो स्पेलिंग जो है वो सल्फर SU के साथ मतलब कुछ मिक्सिंग होता रहेगा, तभी उन्होंने लैटिन वर्ड्स का यूज किया है। आयरन का भी आई आता है, आयोडीन का भी आई आता है, तो कोई कुछ चीजों को चेंज करने के लिए शायद, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है, जिन्होंने ये चीज को ढूंढी है वो ग्रीक रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपने नाम, अपने अकॉर्डिंगली वो अपने नाम दे दे। ओके, अब अगर पीरियोडिक टेबल पूरा देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको नाम दिया गया है बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट जिन्होंने इनको फाइंड किया है। तो ये नाम जो है दैट इज, लेकिन ऐसे कुछ लैटिन वर्ड से ऊपर कोई नाम है जैसे सोडियम, आयरन, ये सब। तो ऐसे अब केमिस्ट्री में सिंबल्स जो है IUPAC ने तय किया है, वही नाम फाइनल रखे गए और वही नाम से आप वो एलिमेंट को जान सकते हो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। ये एटम का मास हमने मेजर किया, अभी एटम से ही बनते हैं मॉलिक्यूल, दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम मिक्स होकर उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया और उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल, इसीलिए उसका जो मास होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास को ऐसे डिफाइन करेंगे हम, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन 2 है तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन का मास, यानी कि 2 ब्रैकेट H प्लस 1 ब्रैकेट O, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस ये टोटल बनके बनेगा 18U। तो ये हो गया अपना मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस से बनते हैं, तो उनका सम ऑफ एटॉमिक मास इन एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। तो वो जो है उनका फॉर्मूला मास हो जाता है। दिस इज एक अच्छा सा टॉपिक है, उसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्विक रिवीजन में बस एग्जाम के लिए जो काम की चीज है वही देख रहे हैं, तो इतना इनफ है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो फाइनली जैसे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस देखा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया हमने, आयंस एंड केमिकल फॉर्मूलाज देखे, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास हमने देखा, और बस इतना ही है ये चैप्टर के अंदर। अच्छे से वीडियो को अगर चाहे तो दूसरी बार देख लीजिए ताकि आपको जो है सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाए और आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओ। वीडियो अंत करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए कमाने का मौका मिलता है। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें आंसर करके आप हर एक क्वेश्चन के 100 रुपए से 500 रुपए जीत सकते हो। क्यों, कैसे, कहां से, ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे लाइव सेशंस को चेक करिए। तो आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और एग्जाम के लिए अगर ये वीडियो काम आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका इतना ही एडवांटेज मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।